हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को आपके यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट्स के माध्यम से एक नया सीरीज शुरू किया हूं, जिसमें हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और इस क्वेश्चन के डिस्कस करने के दौरान ही हमने एक वीडियो कंप्लीट किया, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन आपको डिस्कस किया जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछले 10 साल 15 सालों में जो एसएससी और दिल्ली पुलिस और अन्य एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे रिलेटेड जो 25 क्वेश्चन था उसको हमने डिस्कस किया था। आज दोस्तों हम लोग 5 क्वेश्चन बढ़ा करके मैं लाया हूं, आपको 30 क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और जो व्यक्ति नए चैनल से जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पे आप कमेंट करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे दोस्तों यही रिक्वेस्ट है, और वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए ताकि जो मैं 30 क्वेश्चन लाया हूँ आप उसे अच्छी तरह से समझ पाएँ, डिस्कस में भाग ले लें। और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज हम लोग 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। टोटल आज 30 क्वेश्चन हैं। बात हो रही है दोस्तों कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको यहीं से बता दूं, डिटेल्स में बताने का मैं प्रयास करता हूं। आपको कोई डिस्कस का मतलब होता है बाहरी चीज़ों को भी बता देना। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र यानी व्यापारिक कंपनी, व्यापारिक स्थल भारत में कौन था, तो सूरत था, जिसकी सूरत में ये लोग 1608 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किए थे। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ये अंग्रेजों की जो फैक्ट्री थी सूरत में 1608 ईस्वी में, वो आधिकारिक तौर पर नहीं थी। ये याद रखना। एक जब कभी क्वेश्चन में आधिकारिक पूछ दिया जाए तब जाकर के 1911 में 1611 में मुसलीपट्टनम में इन लोगों ने अपना आधिकारिक फैक्ट्री स्थापित की थी जहांगीर के पूछने के बाद। लेकिन सूरत में जो 1608 में इनकी स्थापित हुई थी वो आधिकारिक फैक्ट्री नहीं थी। ऐसे इन्होंने अपना वहाँ पे जगह बना लिया था। हालांकि उस समय भी भारत में जहांगीर का ही शासन चल रहा था। ठीक है दोस्तों, तो सूरत आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों एनी बेसेंट थी, जो 1917 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। हो गया आपको एक क्वेश्चन के साथ मैंने 2 क्वेश्चन बता दिया। कब, तो 1917 ईस्वी में। और कहां पर, तो कलकत्ता अधिवेशन में पहली महिला एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अब देखो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो 1925 ईस्वी में, ठीक है ना, सरोजिनी नायडू को बनाया गया था कानपुर में। लेकिन ये भारतीय महिला नहीं थी, ये पहली महिला थी। वो भारतीय हो या विदेशी हो, पहली महिला कांग्रेस की थी, इसलिए 1917 एनी बेसेंट का याद रखिए। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ में। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था। तो चंपारण सत्याग्रह जो 1917 ईस्वी में चंपारण में हुआ था, वो नील की खेती से जुड़ा हुआ था। तो इसमें आंसर हो जाएगा नील। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे गांधी जी गए थे और चंपारण सत्याग्रह में उनको जीत मिली थी। उसके बाद दोस्तों आता अगला क्वेश्चन, 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, जो कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में हुआ था, याद रखिएगा। अब कह रहा है कि असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ था, क्यों निलंबित किया गया था, मतलब वापस क्यों ले लिया गया। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें आंसर देखिए। कह रहा है गांधी जी के अस्वस्थता के कारण, हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना का। चौथा आंसर होगा दोस्तों इसमें। और असहयोग आंदोलन इसीलिए वापस ले लिया गया था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, क्योंकि चौरा चौरी नामक स्टेशन के पास कुछ लोग बाहर उपद्रवी हो गए और एक पुलिस थाने में जाकर के पूरा आग लगा दिया। काफी नुकसान हुआ। उस वक्त गांधी जी आपको गुजरात में थे, खेड़ा में थे।
वहां से उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया था। हालांकि बहुत लोग नाराज भी हुए, लेकिन गांधी जी इससे कोई उनको ज्यादा अंतर नहीं पड़ा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब दोस्तों अगला कह रहा है कि हड़प्पा के निवासी कौन? निवासी, अब देखिए जब हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे आपको कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, मतलब शहरी सभ्यता थी। तो अब ये पूछ रहा है कि हड़प्पा के निवासी कैसे थे जी? तो शहरी थे, ग्रामीण नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के बाद जो वैदिक काल हम लोग पढ़ते हैं 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में, उस काल को दोस्तों हम लोग ग्रामीण काल के नाम से जानते हैं। जो वैदिक काल होता है जिसमें दो भाग बटे होते हैं, ऋग वैदिक काल 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 बीसी जो होता है वो ग्रामीण व्यवस्था थी। लेकिन हड़प्पा वासी जो थे वो नगरीकरण थे, क्योंकि नगरों का वहां प्रमाण भी मिलता है, 7 महत्वपूर्ण नगरों की चर्चा मिलती है, तो वो शहरीकरण थे। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो देखिए संगम युग का संबंध वैसे तो कहा जाए तो कहते हैं दक्षिण के चोल, चेर, पांडे 3 व्यक्ति थे लोग, जिसको तीनों को मिला करके इतिहास में तमिलकम राज्य कहते हैं। उसी तमिलकम राज्य के से संबंधित रखा जाता है। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे ना चोर दिया है, ना चेल दिया है, ना पांडे दिया है, और चोर, चेर, पांडे का मतलब था उस समय केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, एक जगह पे केरल में चोर, चेर थे। ठीक है, उसके बाद चोल जो थे वो दक्षिण कर्नाटक में थे, फिर चोल, चेल और चाल पालो तो उस समय तमिलनाडु में थे। तो इस प्रकार से वहां पे दोस्तों आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, चूंकि बनारस, इलाहाबाद, खजुराहो ये सब उत्तर में पड़ता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, संगम युग का संबंध तमिलनाडु से था। हो गया दोस्तों। अब कह रहा है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग की कही जाती है? देखिए तो हड़प्पा की सभ्यता को हम लोग काश युगीन सभ्यता कहते हैं, इसीलिए इसको एक नाम, जैसे हम कहते हैं ना कि हड़प्पा को कितने नामों से जानते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता को 4 नामों से जानते हैं। एक हड़प्पा सभ्यता चूंकि सबसे पहले बार खोजी गई थी, फिर सिंधु घाटी की सभ्यता चूंकि सिंधु नदी किनारे पूरी सभ्यता डेवलप हुई थी, फिर तीसरी प्रथम नगरीय सभ्यता चूंकि नगर था, और कांस्य युगीन सभ्यता क्योंकि यहाँ पे लोहा नहीं था, कांसा, तांबा और जस्ता मिला करके कांसे का इस्तेमाल करते थे, इसलिए दोस्तों उसको पूरे युग को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था? तो वो था लोथल, जो आज गुजरात में पड़ता है, खंभात की खाड़ी के जस्ट ऊपर में। एक उस समय भोगवा नदी थी जो आज साबरमती की सहायक है, उसी भोगवा नदी के तट पे लोथल नामक बंदरगाह था, जो हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत बड़ा बंदरगाह था, जहां से इराक, ईरान के लिए, मेसोपोटामिया के लिए व्यापार होता था। इसकी प्रमाणिकता हमें मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब आता है अशोक के समय में तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? तो देखिए पाटलिपुत्र में 256 बीसी के बीच में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 256 बीसी के आसपास में पाटलिपुत्र में हुआ था तृतीय बौद्ध संगति। तो आप यही जान लीजिए कि पहली बौद्ध संगति जो हुई थी वो अजात शत्रु के समय में राजगीर में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के समय में वैशाली में हुई थी, और तीसरी बौद्ध संगति अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी बौद्ध संगति का आयोजन प्रथम ईस्वी में कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था, जहां पे बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में बट गया था, हीनयान और महायान में। आगे दोस्तों डिस्कशन का दोस्तों मतलब यही होता है कि उसके आसपास की सारी चीजों को कर लीजिए, ताकि अगर इस बार क्वेश्चन अगर पाटलिपुत्र पूछ रहा है तो क्या पता अगली बार वो पूछ दे कि चौथी सम्मेलन कहाँ हुआ था, या पूछ दे कि तीसरी कहाँ हुआ था, दूसरी कहाँ हुआ था। तो इससे रिलेटेड अगर बौद्ध से आ रहा है तो चारों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अब आता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य दक्षिण भारत के इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो संगम साहित्य जो है वो दक्षिण भारत के इतिहास पर प्रकाश डालता है। ऐसे भी पुराण उत्तरवार, वेद भी उत्तर में ही होता, त्रिपिटक भी बुद्ध के बारे में बताता है, तो संगम साहित्य इसका आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैनियों में टोटल 24 तीर्थकर हुए थे, जिसमें से पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे, और उसके बाद से बीच में तो बहुत कम जानकारी रखा जाता है। 23वें तीर्थकर पावरसनाथ थे, और 24वें तीर्थकर महावीर थे, जिन्हें जैन धर्म के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, यानी जैन धर्म के प्रथम संस्थापक और ऋषभदेव थे, तो 24वें तीर्थकर के रूप में, सेकंड संस्थापक के रूप में
हम लोग महावीर को याद करते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों आगे की। कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का पहला, कल भी हम लोग क्वेश्चन चर्चा किया था दूसरे के बारे में, तो आज पहला पूछ दिया। तो पानीपत की पहली जो लड़ाई हुई थी वो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। इब्राहिम लोदी की हार के साथ ही यहाँ पे लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था और एक नए वंश की स्थापना हुई थी भारत में, जिसे हम लोग मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं, जिसका संस्थापक बाबर बना। ठीक है दोस्तों, तो याद रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के 9 रत्न में शामिल बीरबल का वास्तविक नाम क्या था। तो महेश दास था। ठीक है दोस्तों, किसका नाम था इसका? महेश दास। अकबर बीरबल से काफी ज्यादा प्रभावित रहता था। अब कह रहा है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो संगम वंश के 2 भाई थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। क्या नाम था दोस्तों? हरिहर और बुक्का। इन हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। उस समय उत्तर भारत में अलाउद्दीन खिलजी का शासन चल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन, MBT जिसे कहते हैं, उसका शासन चल रहा था। अब क्वेश्चन है अगला दोस्तों, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो कृष्णा प्रथम के द्वारा किया गया था। ओके। अब कह रहा है कि अकबर के शासन काल में मीर बख्शी किस विभाग से संबंधित होता था। सेना से होता था। सेनापति के रूप में मीर बख्शी हुआ करते थे लोग। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन कि ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा किस शासक के समय की थी। तो देवराय द्वितीय के समय में। याद रखना है, बस इतना ही क्वेश्चन याद पूछता है कि देवराय द्वितीय समय किसमें अलावा कुछ है ना। कृष्णदेव तो भारत में ही थे। हरिहर और बुक्का दोनों भाई ही थे जो विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, तो ये कृष्णदेव राय हो गए। अगला क्वेश्चन कहा है कि बाजार नियंत्रण, मार्केट पॉलिसी किसने प्रारंभ किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी की एक नीति थी, बाजार नीति, जो इसी के लिए फेमस है ये, और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण को प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे। तो पुर्तगाली थे। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली ही आए थे 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के रूप में, और सबसे बाद में 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को भारत से ये जाने वाले थे। अंग्रेज उसके पहले ही चले गए थे 1947 में ही। डच तो पहले बेच कर चले गए थे और 1954 में फ्रांसीसी चले गए थे। ठीक है दोस्तों। अब आ रहा है कि सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था। तो 1843 ईस्वी में सिंध को अपने हिस्से में मिला लिया था। अगला कह रहा है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था उस समय। ये हमने पहले आपको पढ़ा रखा है। आर्य समाज का संस्थापक कौन थे। स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने बताया था कि आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। बाद में इसका मुख्यालय लाहौर में चला गया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था। ये पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के संबंधित थे। तो सूर्य देवता से। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त करने में किसका योगदान था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का योगदान था, जो राजा राम मोहन राय ने उन्हें सपोर्ट किया था। दोस्तों देखिए, जो भी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ाया है यहाँ तक, और उससे जो भी क्वेश्चन आ रहा है, तो निश्चित तौर पे आपको जो मैंने पढ़ाया है उस नोट से जरूर मिल रहा है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये आपके गवाह हैं कि आगे भी आपके ये काम आएंगे जो मैंने पढ़ाया है उसको। राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन थे। कल्हड़ थे। और एक सवाल पूछा था कि राजतरंगिणी पुस्तक से किसके इतिहास की जानकारी मिलती है। तो कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। इस किताब को कल्हड़ ने लिखा था, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। देखिए ये क्वेश्चन नेशनल मूवमेंट का है। यह कथन किसका, हमने पढ़ाया नहीं है लेकिन जान लीजिए, लोकमान्य तिलक यानी लोक गंगाधर तिलक जो थे, उन्हीं का था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये इस कथन को मैं लेकर के ही रहूंगा। अब आता है क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। देखो दोस्तों, यहाँ पे देखिए मिस प्रिंट है। मिस प्रिंट इसलिए है कि 1922 इसका आंसर हो रहा है, लेकिन एक तरह से मिस प्रिंट है। आंसर बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर आपके ऑप्शन में 1921 नहीं है, कई बार ऐसा एसएससी ऐसा करती है जो बिल्कुल क्लोज कर देती है। कहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हम जानते हैं कि हड़प्पा नामक स्थल की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हुई थी और उसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। लेकिन अगर 1921 ऑप्शन में नहीं है तो हम 1922 लगा सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, एसएससी के एग्जाम में ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों।
अब कह रहा है कि लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो सिंधु सभ्यता का। मेसोपोटामिया से व्यापार होता था हमारा, तो सिंधु का हमारा क्या था? लोथल नामक जगह से व्यापार होता था। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान था? तो उस पे गाय का चित्र मिलता है। हालांकि ये थोड़ा सा विवादास्पद विषय है दोस्तों, क्योंकि गाय और घोड़े की साक्ष्य बहुत ही कम या नहीं के बराबर बनाता है कि सिंधु सभ्यता में मिला था, लेकिन चूंकि एसएससी क्वेश्चन ने आंसर यही दिया था उस बार, तो वो इसीलिए हमने आपको आंसर गाय ही माना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार मैंने आज आप लोगों को विथ डिस्कशन यानी विथ एक्सप्लेनेशन हमने 55 क्वेश्चन कराया, सॉरी 25 क्वेश्चन कराया। कल हमने 25 कराया था और आज हमने 30 कराया था। 25 और 30 टोटल मिलाकर के 55 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। आप इसे पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से कर लीजिएगा और इसे एक बार दो बार देखिएगा दोस्तों, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं पूरी डिटेल्स में इसमें बताने का प्रयास किया हूँ। इससे आपको फायदा होगा और एक आइडिया बनेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अगर आ रहा है एसएससी में तो निश्चित तौर पे आगे भी पूछेगा इसमें से जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं। बाकी जो स्टैटिक्स क्वेश्चन होते हैं, जो करंट अफेयर के होते हैं, वो तो अलग चीज़ होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।